हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, न्यायालय द्वारा कैसे पक्षकारों की परीक्षा की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। इसका रूल 1 कहता है ascertainment whether allegations in parties in pleading are omitted or admitted or denied। इसमें जो रूल इसका 1 कहता है वो ये अभिनिश्चय करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रख्यात हैं। इसमें जब दावा दाखिल किया जाता है तो जो प्लीडिंग मीन्स जो दावा दाखिल किया गया वो, और जो अपोजिट पार्टी ने रिटन स्टेटमेंट दाखिल किया, जो अपोजिट पार्टी ने जवाब दावा दाखिल किया, इन दोनों को मैच करके कोर्ट उनको निकालेगी, उन चीजों का सार बनाएगी, अभिलिखित करेगी जो एक दूसरे से डिनाई किए गए होंगे या एक दूसरे को एक्सेप्ट किए गए होंगे। तो जो वाद पत्र में बात को जवाब दावे में डिनाई किया गया और जो जवाब दावे की बात है वो वाद पत्र वादी के द्वारा जो उसका रिप्लिकेशन आया उसमें डिनाई किया गया, तो जो डिनाई पार्ट है उस पार्ट का एक कोर्ट जो है वो सार बनाती है कि उनमें से किन बातों पर एक दूसरे पक्ष में सहमति है और किन बातों पर एक दूसरे पक्ष में असहमति है। तो जो असहमति है उस बात को कोर्ट लेखबद्ध करेगा, कोर्ट एक सार बना लेगा और सार बनाने के बाद में उसे क्या करेगा, उन सार के आधार पर कोर्ट मौखिक रूप से जो पार्टीज हैं उनसे बात कर सकता है और या उन्हें कंप्रोमाइज के लिए भेज सकता है। उसके लिए इन्होंने रूल 1, 2 एंड 3 में बताया। रूल 1A में कहा गया है डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोर्ट ये उनमें से ढूंढने की कोशिश करेगी क्या कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि एक दूसरे के बात को यहीं पर सॉल्व कर दिया जाए। ये बात कोर्ट ढूंढेगी कि उनकी एक बात जो लेखबद्ध किया अंडर सेक्शन 89 सब रूल 1 में, उनमें से ये बात फॉर्म करेगी कि कोर्ट के बाहर किस तरीके से इन्हें सॉल्व कर दिया जाए, यहीं पर मैटर को सॉल्व कर दिया जाए। रूल 1 भी कहता है अपीयरेंस बिफोर द कॉन्सिलेटरी फोरम और अथॉरिटी। इसके लिए जैसे कहा कि सॉल्व कर दिया जाए उन बातों को जिन पे डिस्प्यूट है, कोर्ट ने उनको लेखबद्ध किया। अब कोर्ट ने इसको जो है वाच कर लिया कि किन बातों पर ये डिस्प्यूट है और क्या इन्हें हल किया जा सकता है। तो कोर्ट जो इसका सब रूल 1 भी कहता है कि कोर्ट उन व्यक्तियों को, दोनों पार्टियों को फोरम के सामने मतलब समझौता केंद्र के सामने भेज सकता है कि जाकर के अपनी इस बात पर डिस्प्यूट को आप यहीं पर सुलझा लें। या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो अथॉरिटी उनमें सुलह करा सकती है, उसके पास भेज सकता है कि आप इस डिस्प्यूट को आप इनमें से बैठ करके सॉल्व हो जाए तो यहीं पर केस का निपटारा हो जाए। अब उसके बाद में रूल 1C कहता है अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंट टू द फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कंसिलिएशन। अगर मध्यस्थता केंद्र में जब दोनों पार्टियों को भेज दिया गया और वहां पर सुलह नहीं हो पाई, वहां पर उन बिंदुओं पर जो डिस्प्यूट थे उन बिंदुओं पर सुलह नहीं हो पाई, सॉल्व मैटर को नहीं हो पाया, तो जो फोरम है या अथॉरिटी है जिसके पास भेजा गया वो वापस उसको उसी कोर्ट में भेज देगा जिस कोर्ट ने उनके पास में सुलह के लिए
भेजा था कि, और वो कारण पूरा लिखेगा कि इस बात पर सहमति बनी और इन बातों पर सहमति नहीं बनी, इसके कारण इन्हें वापस न्यायालय को भेजा जा रहा है। तो इसका ये रूल 1 ये कहता है। अब रूल 2 इसका कहता है ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी। अब इसमें रूल 2 कहता है कि जब पक्षकार फिर से कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाते हैं, उनमें से कोर्ट ओरल उनसे क्वेश्चन करता है। ओरल जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट पर ओरल क्वेश्चन करता है, और ओरल क्वेश्चन जो मौखिक परीक्षा करता है उनमें जो उनके जो वादी है या प्रतिवादी है जिससे प्रश्न किया गया, उसके प्रश्न को वो अभिलिखित कर लेगा। या अगर वादी या पक्षकार स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो जो उनके एजेंट है, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनके बिहाफ पर वो सॉल्व हुआ, जिनके बिहाफ पर वो कोर्ट में अपीयर हुए हैं, उनसे पूछ सकता है। और उनके तात्विक प्रश्नों का, जो तात्विक प्रश्न जो देने में समर्थ है, जो उसका एजेंट, लीगल एजेंट है या अन्य कोई, उससे पूछता है, तो उन तात्विक प्रश्नों के उत्तर को वो लेखबद्ध करेगा, और जो लेखबद्ध करेगा वो इस अभिलेख का पार्ट होगा, वो इस अभिलेख का पार्ट होगा, उसको लेखबद्ध कर लेगा। वही लेखबद्ध के बारे में इन्होंने रूल 3 में कहा कि सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। वो जो पूछा गया, उसको मौखिक प्रश्न पूछा गया, उस स्वयं व्यक्तियों से पूछा गया, वादी या प्रतिवादी से, या उसके लीगल एजेंट से पूछा गया, या ऐसे व्यक्ति से उसके तरफ से पूछा गया जो विधि के प्रश्न को जानता है, तब उस प्रश्न को रूल 3 के अनुसार वो क्या कर लेगा, लेखबद्ध कर लेगा, उन्हें वो लिख लेगा, उनका सार बना लेगा। अब सार में क्या होगा कि वो सार क्या होता है, वो सार होता है इश्यूज, जो हम बिंदु फार्म करते हैं, जो इश्यूज फार्म करते हैं कि इन बिंदुओं पर डिस्प्यूट है और इन बिंदुओं के तहत वाद का विचारण किया जाए। मतलब जो उसका अब आगे गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, वो उन्हीं बिंदुओं पर होंगे जिन बिंदुओं पर डिस्प्यूट कोर्ट ने डिसाइड करके इश्यूज फॉर्म कर दिया, रिटन कर दिया। थर्ड में क्या कर दिया, इश्यूज फॉर्म कर दिया, उन्होंने उन सार को लिख दिया कि इन इन बिंदुओं पर बात नहीं बनी और इन बिंदुओं पर ये बात डिसाइड करने की है। अब रूल 4 में इसमें कह दिया कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। अब इसमें एक बात और कह दी कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर देने से प्लीडर से इनकार का या उत्तर देने में उसकी असमर्थता का परिणाम, अब कोई कोर्ट प्लीडर से या उस पार्टी से प्रश्न करती है और वह प्रश्न जानबूझ करके उत्तर नहीं दे रहा, जानबूझ करके उत्तर नहीं दे रहा, या उत्तर देने में असमल रह रहा, या उत्तर देने से इनकार कर दे रहा कि हम उत्तर इसका नहीं देंगे। अगर कोई कोर्ट को ऐसा करता है तो पहली बात तो कोर्ट उसको लिख करके दे देगी, अगर वो कानून नहीं जानता है, कि आप 7 दिन के भीतर आप उनका उत्तर दे दीजिए। कोर्ट ने पूछा और उसने असमर्थता जाहिर की कि हम इसको नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम, या छिपा रहा, कोर्ट ही जान रही, तो कोर्ट उसको लिख करके दे देगी कि आप 7 दिन के अंदर इन प्रश्नों का तार्किक उत्तर आप कोर्ट को दें। ये बात कोर्ट उनको कह देती है। अब उनमें से जो स्वयं उपस्थित होकर उत्तर दे रहा या उत्तर नहीं दे रहा, तो उसमें क्या कहा, जो लिखित में दे दिया कि 7 दिन के अंदर उत्तर उसको देना है, और तब उत्तर नहीं देता है उपस्थित होकर के, उसके बाद 7 दिन के बाद भी उत्तर नहीं देता है, तब कोर्ट क्या करेगी, उसके विरुद्ध जो आर्डर कोर्ट उचित समझती है वो उसके विरुद्ध आदेश कर सकती है। ये रूल 4 में कहा गया। तो अभी सेक्शन 10 वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा था कि हम जब कोर्ट में वादी का दावा आ जाता है, प्रतिवादी का जवाब दावा आ जाता है, तो दोनों पार्टियों से कोर्ट मौखिक प्रश्न करती है, और उन मौखिक प्रश्न पर अगर जो डिनाइल प्रश्न है उन पर आता है कि इन पर सहमति बन सकती है, तो वह कंप्रोमाइज के लिए भेज सकता है। अगर कंप्रोमाइज में सुलह नहीं होती है तो पुनः बुला करके
वह प्रश्न उनसे मौखिक पूछेगा, उनको सार करेगा या उनको लिखित में दे देगा। अगर वो समर्थता जाहिर करते हैं तो 7 दिन के अंदर उनको लिख करके देना होगा, और नहीं देता है तो उन पर कोई कोर्ट आदेश कर सकती है। और जो कोर्ट उनके डिनायल प्रश्न है, जो मना करने वाले प्रश्न है, उनका एक सार बनाएगा, जिनमें विरोधाभासी प्रश्न है वादी और प्रतिवादी गणों या वादी और प्रतिवादी के बीच में, उनका सार बना करके उनको कोर्ट में इश्यूज कर देगी, इश्यूज के रूप में फॉर्म कर देगी, और उन्हीं के रूप में वो कोर्ट में उस केस को आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। उन्हीं के लिए गवाही और जिरह होगी। उन प्रश्नों को हल करके कोर्ट उस वाद का निर्णय सुना सकेगा। तो अभी ऑर्डर 10 की बात थी, रूल 1 to 4 तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम ऑर्डर 11 के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।